स्वागत है आप सभी का मिशन टू विजन यूट्यूब चैनल में। ये मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 है। पिछला जो अपना वीडियो था उसमें हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा था कि कैसे हम मैट्रिसेस को दो मैट्रिक्स अगर हमें दे रखी हैं तो उन्हें उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होता है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बस बता दूँ कि जैसे अगर हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है कोई भी, तो उन्हें मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। हम उन्हें मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब अपनी पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ सेम हो, तब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, एलिमेंट्स को रो इंटू कॉलम, राइट, रो इंटू कॉलम। रो हम पहले वाले मैट्रिक्स से सिलेक्ट करते हैं, कॉलम हम दूसरे वाले मैट्रिक्स से सिलेक्ट करते हैं और एलिमेंट्स को जो है हम करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमने अपने पिछले वाले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 3 उसमें देख रखा था। एक्चुअली ये जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो के, ये हमें उसी वीडियो में कवर करने थे, लेकिन किसी कारणवश हम उस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाए। इस वजह से अब ये वीडियो हम स्पेशली इस टॉपिक के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इट इज़ नथिंग बट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और क्वेश्चन एडवांस में या आपके जेई में इस तरह इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सीधा नहीं बताया जाएगा क्वेश्चन में कि आपको दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन पेश होते हुए दिखेंगे जिनका मतलब यही है कि भाई आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये इस लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा और ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज मैथ्स की है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो हमें इसी लैंग्वेज को समझना है और इसी के थ्रू दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम अच्छे से समझते हैं। इसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस मैं जो जो बता रहा हूँ वो चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझते चलिए, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स अपने पास कौन सी है, बी है। ठीक है, अब हम इन दोनों का मैट्रिक्स, ये जो दो मैट्रिक्स हैं हम इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मुझे ये बताइए अच्छी तरह से देख करके कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन अपनी ये होती है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए। वो पता चलेगा हमें कैसे, ऑर्डर से। पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो क्या है, एम क्रॉस है, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस पी। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स एन है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ एन है, मतलब दोनों के पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स n है, दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ n है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास एक नई मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, जिसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p। m क्रॉस p कैसे आया, ये n यहाँ से हटा दो, m क्रॉस p बच जाएगा, वही थर्ड अपना जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा। अब ठीक है, अब अपना ए मैट्रिक्स है उसके अंदर ए आई जे एलिमेंट्स हैं, बी मैट्रिक्स है उसके अंदर बी आई जे एलिमेंट्स हैं। बस ये कहा गया है, उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा गया है ए आई जे बी आई जे से। और अपनी जो नई मैट्रिक्स बनेगी ए बी बनी है, या तो इसे आप सी नई मैट्रिक्स कह लो, लेकिन ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बना है इसलिए ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे। जो नई मैट्रिक्स बनी है उसके अंदर मान लो सी आई जे एलिमेंट्स हैं। तो अभी इन एलिमेंट्स को फाइंड कैसे करोगे, तो इन एलिमेंट्स को फाइंड करने का ये तरीका है, हमें दे रखा है, हमें बस इस तरीके को समझना है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है इसे आओ चलो समझते हैं। सी आई जे, आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, जे नंबर ऑफ कॉलम्स। बात समझ में आती है। इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर 1 से लेकर के एन, आर 1 से लेकर के एन। अब ये एन क्या है, ये एन यही है, या तो इसे नंबर ऑफ कॉलम कह लो या तो इसे नंबर ऑफ रो कह लो। ये वही एन की बात हो रही है, जो भी ये एन होगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर एन, ए आई आर बी आर जे। ठीक है, ए आई आर बी आर जे। ओके, समझा आपको। इसको आप आगे ओपन कैसे करोगे, इसको ये ओपन कैसे होता है अगर आपको पता हो, पता ही होगा ऑफ कोर्स। इसको आप ओपन कैसे करते हैं, ए आई आर बी आर जे, समेशन है तो आगे प्लस, फिर ए आई, अभी आर के जगह एन रखो, बी एन जे। एक्चुअली होता आर ही है, लेकिन मैंने एन क्यों लिखा है वहाँ पे, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है,
होता आ रही है वहाँ पे, मैंने एन क्यू लिखा, बाद में समझा दूंगा आपको जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ये बस एक तरीका है कि हम ये एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे देखते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उन एलिमेंट्स को हम इसके थ्रू फाइंड करके देखते हैं, और तभी हमें समझ में आएगा कि इसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सो नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे अपना तरीका है जिसके थ्रू अपने को मल्टीप्लाई करना है चीज़ों को, और अपने पास दो मैट्रिक्स आ चुकी है। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ए का ऑर्डर 2x2 है, बी का ऑर्डर 2x3 है। तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज कैसे हैं, सेम है, तो हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा 2x3, कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा मैट्रिक्स का, है ना, मतलब 2 रो 3 कॉलम। तो यहाँ जो एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन C11, C12, यहाँ जो होता है यहाँ जो एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन C13, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे जो एलिमेंट C22, यहाँ पे जो एलिमेंट C23, ये पोजीशन होती है इनकी। तो अगर मान लो हमें C11 फाइंड करना है, माने ये एलिमेंट फाइंड करना है, तो C11 मतलब I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। Cij में I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है। तो अभी से हम कैसे फाइंड करेंगे, C11 विल बी इक्वल टू इक्वल टू क्या हो रहा है ये, हाँ, C11 विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ R 1 से लेकर 2। अब ये 2 कहाँ से आया, 2 इसलिए आया क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो 2 है, ठीक है। A11 मतलब AIR BRJ, I की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1 है, इसलिए A11 BRJ, J की वैल्यू भी 1 है इसलिए BRJ मतलब B11 प्लस, अब R की वैल्यू 2 रखनी है आपको, ठीक है। तो A11 A12 B21, R की वैल्यू आपको 2 रखनी है ना। AIR होता है BRJ होता है, तो AI मतलब 1, R मतलब 2, BRJ मतलब B21 क्योंकि J की वैल्यू 1 है। मैंने n इसलिए लिखा था क्योंकि ये हम n होता है ना यहाँ पे, तो जो n होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे पीछे n लिखा था, बल्कि होता है ये R की वैल्यू 1 से लेकर के 2, ठीक है। तो अब सिंपल, अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, A11 B11 उठा के लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, A12 B21 मल्टीप्लाई करो और उनको जोड़ दो। A11 कहाँ से मिलेगा, मैट्रिक्स A से, ये जो होता है ये A11 ही होता है ना भाई, ये A11, ये A12, ये A21, ये A22, ऐसे ही हम इनकी पोजीशन डिफाइंड है ये। तो A11 इंटू B11 करना है, मतलब A11 ये रहा, B11 ये रहा, मतलब 2 इंटू -1 आपने को मिलेगा -2, हम वो यहाँ से लेके आए, प्लस A12 मतलब -1 और B21 मतलब 5, तो -1 इंटू 5 आपको मिलेगा -5, इनको प्लस करके अपने को आंसर मिल जाएगा -7। तो C11 अपने को क्या मिला, C11 अपने को क्या मिला, अगर अच्छे से आप देखोगे तो अपने को C11 की वैल्यू मिली -7, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -7। उसी तरह भी अगर आपको C22 फाइंड करना है तो C22 कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरह से, इसी तरीके से C22 भी फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं C22 कैसे फाइंड करेंगे। C22 में I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, तो A21 B12 AIR BRJ, R की वैल्यू 1 ही रहेगी पहले, बाद में R की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो A22 B22, अभी A21 क्या है 0, B12 क्या है 0, तो 0 इंटू 0 0, सो 0 प्लस A22 की वैल्यू है 3 और B22 की वैल्यू है -1, सो 3 इंटू -1 इज -3, तो 0 प्लस 3 इंटू -1 विच इज़ -3, तो C22 की वैल्यू अपने को मिल गई -3। इसी तरह आप इन सभी एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला और एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे अगर आपको मान लो C23 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, ठीक है ना। C23 फाइंड करना है अपने को, मान लो थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ इसे, ठीक है। मान लो अपने को क्या फाइंड करना है, C23, सो दिस विल बी इक्वल टू AIR BRJ। तो AI की वैल्यू देख सकते हैं आप, जैसे कि 2 है, यह I की वैल्यू होती है,
यहाँ लिखा हुआ ये I होता है, यहाँ लिखा हुआ ये J होता है, तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 3 है। सो A I R मतलब A टू R की वैल्यू 1 ही रहेगी, B R J मतलब 1 3, क्योंकि J की वैल्यू 3 है ना, B R J होता है, प्लस अब R की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो A I की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, R की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, B R की वैल्यू 2, J तो ऑलरेडी 3 था। कुछ इस तरह से, यस और नो, ये समझा आपको। फिर अब आपको बस एलिमेंट्स को उठा के लेकर के आना है और यहाँ पे रख के वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी A21 क्या है, A21 इज़ 0, B13 इज़ 4, A21 इज़ 0, B13 इज़ 4, अच्छा B13 ना, B13 इज़ 1, B13 इज़ 1, सो इट इज़ 0 इंटू 1 0 प्लस A22 क्या है 3 और B23 क्या है 4, सो 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0 + 12 विच इज़ नथिंग बट 12। तो C23 की वैल्यू आ गई 12। उसी तरह आप सभी एलिमेंट को कैलकुलेट करके विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, CI J इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ R की वैल्यू लेकर के 1 से n तक A I R B R J, इस तरह से। इस एक्सप्रेशन को लेकर के आप किस तरह अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आपको पता चल गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, और ये टॉपिक या जो भी चीज़ें हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद बताने वाले हैं, उनको आपको अच्छी तरह से नोट करना है, लिखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो चीज़ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनको बस आप देखोगे काम होगा नहीं, आपको इनका रिवीजन भी करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ से डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेंस में भी, एडवांस में भी, जो कि प्रॉपर्टीज़ से सॉल्व हो रहे हैं, और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आती तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज़ आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिए, उन्हें रिवाइज करते चलिए। फिलहाल हम उन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको करना ही है, लेकिन सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ है क्या, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये रही प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करने से मतलब क्या है, मतलब यही है कि a + b और a इंटू बी या ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के बराबर नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओबे करता है। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करके उनको फिर सी से मल्टीप्लाई करो या ए को बी सी से मल्टीप्लाई करो। याद रखो पोजीशन नहीं बदलनी है, आपने पोजीशन नहीं बदलनी है। यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर सी है। उसी तरह यहाँ पे भी पहले ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए। आप ऐसा उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते बी सी और बाद में ए। पहले चलो बी सी को लिख लिया, फिर बाद में ए को लिख लिया। ये नॉर्मल अलजेब्रा में चलता था ना, ये नॉर्मल अलजेब्रा में चलता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है x, y और z, ये 3 है, ठीक है। तो x इंटू वाई z ऐसा लिखा है, या आप इसको आगे चल के अगर ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं कि चल जाएगा, या इसको अगर आप ऐसा भी लिख दोगे ना आगे जाके, ऐसा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, आप पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। अगर समझो ये मैट्रिक्स ही होती तीनों, तो आपको ये ऐसे ही लिखना होता, एक्स वाई फिर जेड। एक्स लेफ्ट में है, इधर भी लेफ्ट में ही रहेगा, फिर वाई है, फिर वाई आएगा, फिर जेड है,
एट द एंड साइड आएगा। पोजीशन आपको नहीं बदलनी है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तीसरा, मैट्रिक्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिक्स की, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कुछ इस तरह से, a इंटू बी प्लस सी। तो पहले a b के साथ b पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर c पर। लेकिन याद रखो a कहाँ है, लेफ्ट में है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको लेफ्ट में ही रखना है, आप ba नहीं लिख सकते। अगर a इधर लेफ्ट में है तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेफ्ट में ही रहेगा, लेफ्ट में ही रहेगा, इनके बाद आप नहीं लिख सकते, लेफ्ट में ही रहेगा। तो पोजीशन का खास ख्याल रखना है। अगर राइट में होता है, जैसे यहाँ पे राइट में है, तो जब ये अंदर जाएगा तो राइट में ही रहेगा, मतलब बी ए सी ए। पोजीशन का खास ख्याल रखना है मैट्रिक्स के वक्त, ठीक है, समझा आपको। अब जैसे कि एक एग्जांपल मान लो, क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर क्यू स्क्वायर से आप ये जो है इक्वल टू है इसके, कैसे है इक्वल टू इसके, पी स्क्वायर को आप p इंटू पी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर को आप q इंटू क्यू लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस p को एज इट इज़, r को एज इट इज़ और क्यू स्क्वायर को फिर वापस q इंटू क्यू लिख दो, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक p मिलेगा, यहाँ पे एक p मिलेगा, ये लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट से इसे बाहर निकाल लो, लेफ़्ट साइड से ही क्या कर लो, इसे बाहर निकाल लो। तो चलो ये p बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचा, पी क्यू क्यू माइनस आर क्यू क्यू। अब ये दो क्यू यहाँ पे हैं, ये दो क्यू यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों राइट साइड में, तो इनको राइट साइड से बाहर निकाल लो। तो अब ये दोनों क्यू स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो p यहाँ पे, क्यू स्क्वायर यहाँ बाहर चला गया, अंदर बचा p माइनस आर, जो कि अपने को यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। अब इतना ही नहीं, आप इस वाले रिज़ल्ट से इस वाले रिज़ल्ट पर भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, देखो, अब ये p है यहाँ पे लेफ़्ट में, तो अंदर भेजोगे तो लेफ़्ट में ही रहेगा, मतलब इस p के पहले और इस r के पहले लेफ़्ट में आएगा, तो लेफ़्ट से अंदर जाएगा, ठीक है, लेफ़्ट में ही रहेगा। तो pp और rp, ठीक है। अब ये q भी अंदर भेजो, राइट में है तो राइट में ही अंदर जाएगा तो राइट साइड में ही रहेगा, राइट से अंदर आ रहा है ना, ये राइट से अंदर आ रहा है, देखो, तो जब अंदर जाएगा तो राइट साइड में रहेगा। तो पी पी क्यू क्यू और पी आर क्यू क्यू, तो पी पी को पी स्क्वायर, क्यू क्यू को क्यू स्क्वायर माइनस पी आर और डबल क्यू को आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर। तो इस रिज़ल्ट से आप इस वाले रिज़ल्ट पे आ गए, ठीक है। पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है मैट्रिक्स में, ये नहीं भूलना है आपने, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखें, अगली प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले कि ए बी और बी ए इक्वल है, तो आपने समझ जाना है कि ए और बी जो है वो कम्यूटेबल है। ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं, कम्यूटेबल हैं, समझा। या अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि ए और बी कम्यूटेबल हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले कि ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, तो आपको समझ जाना है कि ए एंड बी जो है वो एंटी कम्यूटेबल मैट्रिक्स होंगी। या अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि ए एंड बी एंटी कम्यूटेबल मैट्रिक्स है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ए बी विल बी इक्वल टू माइनस बी ए। बस बातें हैं, नाम है, एंटी कम्यूटेबल, कम्यूटेबल, नाम से भरा हुआ ये चैप्टर है, प्रॉपर्टीज़ से भरा हुआ ये चैप्टर है। जैसे शुरुआत करने से पहले ही बोला था, जब हमने पहला वीडियो बनाया था इस चैप्टर के ऊपर, पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज़, नेम बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो बस वही बात है, अभी कम्यूटेबल मतलब ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, एंटी कम्यूटेबल ए बी विल बी इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है। ये लिखा हुआ मिले तो आप ये लिख सकते हैं, और यदि ये लिखा हुआ मिले तो आप ये लिख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। ये लिखा हुआ मिले तो ऐसा होगा, और ऐसा लिखा हुआ मिले तो ये होगा, ठीक है। अगली चीज़ जो कि लिखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कम्यूटेबल विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कम्यूट करेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कम्यूट करेगी। मतलब अगर ए मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लिखी, मतलब ए आई लिखो या आई ए लिखो, बात एक ही है,
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको फॉर इस चैप्टर के लिए आपको याद रखना है कि इस चैप्टर के लिए कि जो अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये जो अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस चैप्टर का वन है मतलब क्या, जैसे वन में आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो या वन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप किसी को मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, जब वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझने के लिए था बस ये, और याद क्या रखोगे आप इसमें। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आ गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी सेज टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज कम्यूट, दो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कम्यूट करेंगी। आई होप आपने डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है मान लो, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, दो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है D1 D2। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो सब जीरो ही हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये वाली डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह से, तो ये हमेशा कम्यूट करती है। मतलब D1 इंटू D2 लिखो या D2 इंटू D1 लिखो, बात क्या होगी, अल्फ़ा इंटू एक्स, बीटा इंटू वाई, गामा इंटू जेड, इस तरह से जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिला है, यह हमेशा कम्यूट करती है। D1 D2 लिखो, D2 D1 लिखो, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू एक्स, बीटा इंटू वाई, गामा इंटू जेड। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। आगे बढ़े, चलो आगे है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये बातें सबको पता है, बस एक बार देख लो, बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन बताते चल रहे हैं ताकि कुछ छूटे ना, हर एक बेसिक बात भी, ताकि ये आपको काम आए ना आगे। ठीक है, ए स्क्वायर है तो उसको आप कैसे लिखोगे, ए इंटू ए। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, वन 2 0 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर है। तो मैं अगर आपको ए स्क्वायर पूछूं तो आप क्या करोगे, ऐसा करोगे ना, 1 4 2 का स्क्वायर 4 0 का स्क्वायर 0 4 का स्क्वायर 16, ये लो ए स्क्वायर। तो ये गलत है। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आपको एलिमेंट्स को स्क्वायर कर देना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर आपको ए स्क्वायर चाहिए तो ए मैट्रिक्स को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से, इसलिए लिखा है ए इंटू ए। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दिया और ए स्क्वायर मिल गई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज ए इंटू ए। वैसे अगर ए की पावर एन लिखी हो तो मैट्रिक्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, वैसे इतना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अभी ए बी की पावर 2 है, तो ए बी एक मैट्रिक्स है और उसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ए बी इंटू ए बी, 2 बार ए बी को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, कुछ लोग इसे ऐसा लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सही तरीका है। ठीक है, ए बी। फिर ए की पावर m, उसकी होल पावर n, तो आप इसे लिख सकते हो ए की पावर mn। इंडाइसेस के रूल इसमें एप्लीकेबल हैं। ठीक है ना, फिर अगर ए की पावर m है, ए की पावर n है, बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो वो तो यहाँ भी एप्लीकेबल है। और आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि ए की पावर 0 इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ए नल मैट्रिक्स होगी तो नल मैट्रिक्स की पावर कोई भी हो वो नल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन अगर ए कोई भी मैट्रिक्स हो एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स और उसकी पावर आपने 0 कर दी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझा आपको? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझा क्या? आगे बढ़े, इतना समझ में आया आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अब आइडेंटिटीज़ है जिनको आपको समझना है, ठीक है। अब अगर आपको a प्लस बी द होल स्क्वायर दे रखा है तो अब ये एक मैट्रिक्स है, a प्लस बी एक मैट्रिक्स है ऑफकोर्स। तो आप क्या करोगे, सिंपल है, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे किसी से, a प्लस बी से ही। अब ये किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं छोटा कर लूँ थोड़ा, हाँ, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, चलो कैसे करोगे, a इंटू ए स्क्वायर, फिर b इंटू ए प्लस बी ए, फिर a इंटू बी प्लस ए बी और b इंटू बी हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर। ये आपका जनरल रिजल्ट है, मतलब ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य है, कभी असत्य नहीं होगा, ये हमेशा सत्य होगा, ठीक है। 1 मिनट में इसे थोड़ा सीधा कर लूँ नीचे, ये हमेशा सत्य होगा, ठीक है, ऑलवेज ट्रू लिख दूँ बाजू में, ये आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ऑलवेज। थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ, ऑलवेज, ओके। लेकिन अगर मान लो आपको मिल जाए कि ए और बी कम्यूट कर जाएं, ए और बी कम्यूटेबल मैट्रिक्स है, कम्यूटेबल मैट्रिक्स है मतलब क्या होगा कि ए बी और बी ए इक्वल होंगे, ठीक है ना। ए बी और बी ए कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो उस केस में आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, 1 मिनट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप क्यों नहीं लिख पाए वो, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ए बी और बी ए इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है तो आपको बी ए और ए बी को अलग अलग लिखना ही होगा, लेकिन जब हमें ये पता चल जाए कि वो दोनों इक्वल है तो हम ये लिख ही सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये हम कब लिख पाए, जब हमें ये पता चला ए एंड बी कम्यूट, ठीक है, हमें ये पता चला तब हम ये लिख पाए, ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखा जा सकता है ये, ठीक है ना। वही अगर मान लो अगर ये हो कि ए और बी एंटी कम्यूटेबल हो, ए और बी क्या हो, एंटी कम्यूटेबल हो, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना है, तब यही होगा एज इट इज़। ए और बी अगर एंटी कम्यूटेबल है तो क्या होगा, तो ये होगा इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी और बी ए बी विल बी इक्वल टू माइनस बी, मतलब ये ए बी होगा ये माइनस बी होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट अपने को मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, दिक्कत तो नहीं है, कोई ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है कुछ, ऐसा है क्या। ये कब, जब ए एंड बी क्या हो, एंटी कम्यूटेबल हो, एंटी कम्यूटेबल हो, ठीक है। उसी तरह से आप इनका भी कर लो,
ठीक है। तो उसी तरह अगर a माइनस बी द होल स्क्वायर आपको लिखा हुआ मिला है तो आप इसे कैसे करोगे, a माइनस बी ये a इंटू ए स्क्वायर, फिर b इंटू ए माइनस बी ए, फिर a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप हमेशा यूज़ कर सकते हो रिजल्ट। लेकिन अगर a और b कम्यूट करें तो a इंटू फिर आप माइनस बी ए और माइनस ए बी को आप माइनस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि और भी कम्यूट करते हैं, दोनों क्या हैं, सेम है, तो इसलिए आप इन्हें माइनस 2ab लिख सकते हैं। वही अगर a एंड b एंटी कम्यूटेबल हो तो ये कोई एक प्लस हो जाएगा ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस विल हैपन ओनली व्हेन a एंड b आर एंटी कम्यूटेबल। उसी तरह अगर आपको a माइनस बी ए प्लस बी दे रखा है तो इसे आप कैसे करोगे, a इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस बी ए, ये हो जाएगा इस तरह से माइनस बी ए, फिर प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ये आप हमेशा यूज़ कर सकते हो रिजल्ट को। लेकिन अगर a एंड b कम्यूट करते हैं तो प्लस बी ए माइनस ए बी सेम होंगे, आई मीन अगर ये कम्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे, और अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ करनी है क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज आइडेंटिटी नंबर 4, और ये आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है, a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a की पावर n। अब इसे आप कैसे एक्सप्रेस करोगे या एक्सपैंड करोगे विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, जो कि आपने क्लास 11 के चैप्टर बायनोमियल थ्योरम में पढ़ रखा है, ठीक है। इसे एक्सपैंड कैसे करते हैं हम, इसे हम एक्सपैंड ऐसे करते हैं, अगर आपको बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं आता है तो एक बार मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, फिर हम इसे एक्सपैंड भी करेंगे, ठीक है। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर a प्लस बी की पावर n, ये इस तरह से कुछ अगर लिखा हुआ है तो इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं, c उसकी पावर n और यहाँ पे आएगा 0, फिर अपना जो फर्स्ट वेरिएबल है a उसकी पावर में जो अपनी ये होल पावर है n वो यहाँ पे a की होल पावर में आ जाएगा, फिर अपना जो दूसरा वेरिएबल है उसके ऊपर ये जो नंबर है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक बार वापस बता रहा हूँ, c सबसे पहले इस तरह से c, यहाँ 0, यहाँ n, फिर अपना पहला वेरिएबल जो यहाँ पे a है वो आएगा, उसकी पावर में जो यहाँ पे c के पावर में है वो उसकी पावर में आएगा। एक्चुअली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो c की पावर में है उसकी पावर में आएगा, एक्चुअली a के पावर में क्या आएगा, जो c के पावर में है माइनस जो यहाँ पर बेस में है, तो n माइनस 0 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हमने n लिखा है सिंपली, और b के पावर में जो यहाँ पे c के बेस में है वो यहाँ पे b के पावर में आ जाएगा। वैसे ही अगला टर्म क्या होगा, cn1, ठीक है, ये होगा, या nc1 कह लो, हम इसे ncr कहते हैं ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ncr ये एक्चुअली होता क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरह से होता है ये, राइट। तो इसे एक्सपेंड आप ऐसे ही करते हो। अभी जैसे nc1 है तो a में क्या आएगा, a क्या होता है, c की जो पावर है माइनस जो बेस है, तो पावर n है, बेस 1 है, तो n माइनस 1 यहाँ पे a की पावर में आएगा, और c का जो बेस है वो b के पावर में जाएगा। उसी तरह अगला टर्म क्या होगा, nc2, तो इस वक्त अब c के पावर में n ही है, बेस में 2 है, तो अभी a की पावर में क्या होगा, c की पावर माइनस बेस, सो इट विल बी n माइनस 2, और b जो अपना दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर में c का जो बेस है वही होगा, और ये चलता जाएगा कब तक, जब तक c की पावर n नहीं हो जाती, जब तक कि n नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो a की पावर में आप देख सकते हो ये n माइनस ये n 0 आ जाएगा और b की पावर में n आ जाएगा। इस तरह से हम इसे एक्सपैंड करते करते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब चलो आओ हमारे उस आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। आई होप आपको बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है समझ में आ गया होगा, ओके। हाँ, तो अब ये आपको वैसे ही दिखाई पड़ रहा है ना, a प्लस आई की पावर n, उस तरह से दिखाई पड़ रहा है, राइट। या तो आप इसे ऐसे लिखो या तो आप इसे ऐसे लिखो, दोनों भी सेम है। क्यों दोनों सेम है, क्योंकि आप ये जानते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। तो ए एंड आई ऑलवेज कम्यूट, ये आपको याद रखना है, ये आपको पता भी है, ठीक है। तो इस वजह से या तो ऐसे लिखो या तो फिर आप इसे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। चलो अब इसे एक्सपेंड कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला टर्म अपना होता है सी। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला अपना टर्म क्या होगा, सी, राइट। सी की पावर में यहाँ पे 0, यहाँ पे n। फिर उसके बाद अपना फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे a है वो आएगा। फिर उसकी पावर में क्या आएगा, c की पावर माइनस c का बेस, इट विल बी n माइनस 0, सो n एज इट इज। फिर अपना दूसरा वेरिएबल आता है, उसकी पावर में जो यहाँ पे c का बेस होता है वही आता है, ठीक है। इतना आपको समझा, ओके, समझा ना आपको इतना। चलो फिर प्लस, अब आगे c की पावर बेस 2 पावर n। अच्छा, c की बेस 2 पावर n। फिर उसके बाद अपना पहला वेरिएबल आता है a, उसकी पावर में क्या होगा, अच्छा ये 1 आएगा ना यहाँ पे, 1। a की पावर में क्या आएगा, n माइनस 1। जस्ट अ सेकेंड। फिर आएगा अपना दूसरा वेरिएबल b, जिसकी पावर में क्या आएगा, जो यहाँ पे c के बेस में है, विच इज़ नथिंग बट 1, ठीक है। फिर उसी तरह प्लस आगे आप लेके चलो c1 nc2, c nc2 अपना पहला वेरिएबल a, उसकी पावर में जो c की पावर है माइनस जो c का बेस है, मतलब n माइनस 2, और फिर अपना जो दूसरा वेरिएबल है उसकी पावर में जो c का बेस है, ठीक है। तो ये कहाँ तक चलते जाएगा, तो ये चलते जाएगा जब तक कि c की पावर n से लेकर n तक नहीं पहुंच जाती। तो a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी c की पावर माइनस c का बेस, विल बी नथिंग बट 0, और i की पावर क्या हो जाएगी, अपना जो अपना दूसरा है b नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे मैं b भी लिखता गया, दूसरा वेरिएबल अपना i है ना, तो यहाँ पे मैं b भी लिखता गया, जबकि यहाँ पे i आएगा, ठीक है। मेरा ध्यान नहीं गया उस पर अभी क्या, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल अपना i है, यहाँ पे i आएगा, तो a i की पावर n, ठीक है, समझा आपको, ओके। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि i की पावर कुछ भी हो वो i ही रहता है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं ना कि i की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कुछ भी हो। ये बात यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, दो नोट मैं आपको लिखा रहा हूँ। एक तो सबसे पहली नोट आपको पता भी है लेकिन फिर भी, कि a एंड i अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसा कि यहाँ पे है, एंड i जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑलवेज कम्यूट, ठीक है। ये पहली नोट हो गई। दूसरा आप क्या लिखोगे कि i की पावर 0 इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू i की पावर 2 इज इक्वल्स टू i की पावर 3। i की चाहे कोई भी पावर हो ना, i को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी पावर हो, इस तरह से i की पावर n ही क्यों ना हो, सब सेम होता है। इन सब की वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, सेम होती है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। तो जिन्हें बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं आता था तो उनको भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी वहाँ पे कि बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े। सो देयर इज़ अ वेरी स्पेशल नोट, जब मैट्रिक्स कम्यूटेबल दे रखी हो तो आप नॉर्मल अलजेब्रा की तरह आइडेंटिटीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा हो कि दो मैट्रिक्स कम्यूटेबल हैं, दो मैट्रिक्स कैसी है, कम्यूटेबल है,
ठीक है। तो आप उन्हें कैसे लिखोगे? जो अपन अलजेब्रा में आइडेंटिटीज यूज करते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये, a प्लस बी की पावर 2 की होल पावर 2। अगर आपको कह दिया जाए कि a और b कम्यूटेबल है तो आप इसे सिंपली ऐसे लिख दोगे ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह सब कब लिख पाए? जब आपको ये पता चला कि a एंड b कम्यूटेबल है। अगर कम्यूटेबल ना हो तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब पता हो कि कम्यूटेबल है तो आप नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो अपन यूज़ करते हैं, जो अपने को याद है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे कहा गया है, जैसे अगर i प्लस ए का होल स्क्वायर अगर आपको दिया गया है तो आप इसे नॉर्मल एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज़ की तरह जो हम एक्सपैंड करते हैं उसी तरह कर सकते हो। i का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 ए आई ए। अपन का एक्सपेंशन क्या होता है, a अगर यहाँ पे a हो यहाँ पे b हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अपना सॉरी क्या बोला मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी i का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब i, b मतलब a। अभी i इंटू ए तो a ही होता है, राइट, तो इसलिए हमने इसे 2a लिख दिया, ठीक है। फिर i स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2a, और i का स्क्वायर इज इक्वल्स टू i का स्क्वायर इज इक्वल टू i, तो i का स्क्वायर लिखो या सिंपली i लिख दो, बात एक ही है। तो i प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझा आपको? हमने इसे नॉर्मल आइडेंटिटी लगाया, क्यों? क्योंकि हमें दे रखा था कि मैट्रिक्स कैसी है, कम्यूटेबल है, और i और a तो हमेशा कम्यूट करती है, तो हमें पता भी है, ठीक है। जैसे अगर i प्लस ए या i माइनस ए, आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए लिख के रखा है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो सिंपल डायरेक्टली, आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई का स्क्वायर लिखो या सिंपली आई लिखो, बात एक ही है, तो आई माइनस ए का स्क्वायर। अब अगर ए बी की होल पावर 3 अगर आपको दे रखा हो तो आप इसे कैसे लिखोगे? जो सेकेंड लिखा है वैसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे? बताइए कैसे लिखोगे? ये आप हमेशा लिखोगे तो ये हमेशा सही रहेगा। अगर ए बी कम्यूट ना करे तो ये अपना आप इसे ही यूज़ करोगे, अगर ए बी कम्यूट ना करे तो, ठीक है। लेकिन अगर ए बी कम्यूट करती है तो आप अपन जो नॉर्मली अलजेब्रा में करते हैं वैसा ही करोगे आप। उनकी पावर, उनके ऊपर ये 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इसकी पावर में भी और इसकी पावर में भी, ठीक है। लेकिन अगर कम्यूट ना करे तो आपको ए बी को एज 1 मैट्रिक्स मानना है, उसको उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझी इतनी बातें? सो आई होप आपको ये नोट समझ में आ गई होगी कि अगर जब मैट्रिक्स कम्यूटेबल दे रखी हो हमें तो हम उन्हें नॉर्मल अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। समझा आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, अब ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है कुछ इस तरह से, और आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है और आपको एफ ऑफ ए पूछा है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर एफ ऑफ एक्स में एक्स है आप उस एक्स की जगह ए पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ ए पूछा है ना आपको, तो एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू जो भी आपकी ये एक्सप्रेशन आपको दे रखी है उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप a पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 मतलब क्या, a स्क्वायर एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, प्लस 3a प्लस 7। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये 7 एक कांस्टेंट नंबर है,
तो इसे हम क्या करेंगे ना, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटली एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है, ओके। चलो अभी हमें एफ ऑफ ए चाहिए, तो एफ ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए अपने पास ए स्क्वायर होना चाहिए, 3a होना चाहिए और 7i होना चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालें। ए तो अपने पास है तो अपन लोग ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करके। तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जो अपनी मैट्रिक्स ए है उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स ए क्या है, -1 2 0 3। इसको वापस इसी से मल्टीप्लाई करने पे अपने को ए स्क्वायर मिलेगा, -1 2 0 और 3। तो चलो अब मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखते हैं। -1 इंटू -1 विल बी +1 +2 इंटू 0 मतलब 0। तो 1 + 0 इज गोइंग टू बी 1। कैसे किया मल्टीप्लिकेशन, समझा ना। अभी सेकेंड एलिमेंट मतलब 1 2 ढूंढेंगे, ठीक है। इट विल बी नथिंग बट व्हाट, -1 इंटू 2 -2 +2 इंटू 3 विच इज 6, -2 + 6 आपका आंसर आ गया 4। अब 2 1 ये वाला एलिमेंट अपने को ढूंढना है। तो उसके लिए 0 इंटू -1 इज 0 एंड 3 इंटू 0 इज 0। यहाँ पे आ गया 0, ओके। फिर 2 2 0 इंटू 2 0 एंड 3 इंटू 3 इज 9। सो 0 + 9 इज 9। तो अपने पास ए स्क्वायर तो आ गया जी। अब अपने को क्या चाहिए, 3a। तो मैं इसे मिटा दूँ, ऐसे मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। अपने पास ए स्क्वायर आ गया। अब 3a कहाँ से आएगा, 3a। सो 3a का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपनी मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए मतलब ये रहा 3, और मैट्रिक्स ए अपनी क्या है, -1 2 0 3। तो 3 मतलब इस 3 को अंदर भेजो तो 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय स्केलर। सो इट इज़ -3 6 0 9। तो अपने पास 3a मैट्रिक्स भी आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, 7i। तो 7i क्या होगा, 3 देखिए 2/2 की है, 2 × 2 की ये मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 × 2 की होगी। तो बस कुछ नहीं, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7। ये हो गई आपकी 7i मैट्रिक्स। तो बस अब इन सबको प्लस कर दो, आपको आपकी एफ ऑफ ए जो है वो मिल जाएगा। तो एफ ऑफ ए क्या है अपना, ए स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट क्या है, एक बार पे लिख दे रहा हूँ, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी क्या थी, 1 4 0 9 प्लस 3a। 3a मैट्रिक्स अपनी क्या थी, -3 6 0 9 -3 6 0 9। फिर 7i मैट्रिक्स अपनी क्या थी, 7 0 0 7। तो बस अब इन सबको जोड़ दो, आपको एफ ऑफ ए मिल जाएगा। एफ ऑफ ए इनको जोड़ के आगे मैं यहीं पे आगे लिख देता हूँ, क्या होगा एफ ऑफ ए। सो 1 -3 + 7 मतलब -2 + 7 आता है आपका, यहाँ पे -3 कैसे आएगा, एक मिनट, यहाँ पे
जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो 1 minus 3 plus 7, so it is -2 और प्लस 7 करोगे तो 5. -2 + 7 विल बी 5. यहाँ पे आ गया 5. फिर 4 + 6 + 0 10. फिर 0 + 0 + 0 0 रहेगा. 9 + 9 + 7 9 9 18 18 + 7 अगर आप करेंगे 25 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सो ये रहा आपका f(a) जो आपसे पूछा था. दिस इज योर f(a). ठीक है ना. ये आपका क्या है, f(a) है. और f(a) भी क्या है आप देख सकते हैं, एक मैट्रिक्स है. ठीक है, f(a) भी एक मैट्रिक्स है. यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करके लिखनी चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ ऊपर लिखा रहा हूँ नोट करके, और वो ये है. नोट करके आप भी इसे लिखिए. या तो मैं सिर्फ डिक्टेट कर दूँ. हाँ, सिर्फ डिक्टेट ही करता हूँ. मान लो कि अगर आपका f(a), आपका जो ये f(a) है, ये अगर मान लो आता एक नल मैट्रिक्स, यहाँ पे ज़ीरो मत कहो इसे, नल मैट्रिक्स. अगर f(a) आपका एक नल मैट्रिक्स आता तो जो आपकी मैट्रिक्स A है, ये जो आपकी मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A को आप क्या कहते, इस मैट्रिक्स A को आप कहते रूट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. रूट ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. ठीक है ना. कब, अगर f(a) इक्वल टू आता नल मैट्रिक्स के, तब. ठीक है ना. इसको मैं ऊपर यूं इस तरह से थोड़ा ठीक है हाईलाइट करके लिख रहा हूँ. ये आपको बात नोट में अपने डालनी है. ठीक है, याद रखना है आपको कि कभी अगर ऐसा हो तो ये होगा. अच्छा लिखा है ना मैंने, नहीं लिखा क्या? ठीक है. सो या आई होप आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है समझ में आ गया. ओके, आगे बढ़े, अगला टॉपिक ले चलो. सो देखिए, अगर आपको दे रखिए कि ये कुछ इस तरह से है ना मैट्रिक्स, और अल्फ़ा बीटा गामा आर स्केलर्स. ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा मतलब ये जो अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये स्केलर्स है. और एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं बी सी डी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और उनको बी को अल्फ़ा से, सी को बीटा से, डी को गामा से मल्टीप्लाई करा गया है. तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सारे जो कांस्टेंट्स हैं, स्केलर्स है, कांस्टेंट्स है, इनको एक तरफ निकाल लो, और जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं बी सी डी, इनको एक तरफ करके मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, समझा आपको कैसे करोगे? जैसे कि अगर ए आपको लिख रखा है 2b 3c -d, तो अब क्या करो, इन सब जो कांस्टेंट्स है 2 3 -1, इनको एक तरफ ले लो, मल्टीप्लाई करो, और फिर बी सी डी को एक तरफ मल्टीप्लाई कर लो. तो इट विल बी 2 × 3 is 6, × -1 is -6 × बी सी डी, इस तरह से. ठीक है, बी सी डी यहाँ पे ए बी सी डी ये एलिमेंट है. ठीक है, वो मैट्रिक्स के. समझा क्या आपको? अगर आपको ऐसे इस तरह दे रखा हो a = b - 2c,
ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू सी और आपको ए स्क्वायर पूछा हो तो आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे बी माइनस टू सी का स्क्वायर करोगे। अब बी माइनस टू सी का स्क्वायर करोगे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से क्या करोगे 1 और यहाँ से -2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके बीसी को मल्टीप्लाई करोगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया था आपको यहाँ पे ये चीज़ इस तरह से, ठीक है, कि अगर कभी देख रखा हो कि स्केलर्स फंसे हैं और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अंदर मैट्रिक्स में, तो स्केलर्स को एक तरफ लिखोगे और इन एलिमेंट्स को एक तरफ लिख के मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये है a इज इक्वल्स टू बी माइनस टू सी और आपको स्क्वायर पूछा है तो आप क्या करोगे, b माइनस टू सी का स्क्वायर, ये एक अंदर डेफिनेटली एक मैट्रिक्स है तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे b माइनस टू सी इंटू बी माइनस टू सी। सो b इंटू बी आपको मिलेगा b स्क्वायर, फिर माइनस टू सी बी, फिर b इंटू माइनस टू सी माइनस टू सी बी, और माइनस टू सी इंटू माइनस टू सी प्लस क्या होगा 4c, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर राइट करेक्ट आंसर। समझा आपको? चलो आगे बढ़े। यहाँ पे क्या 4c स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या 4c स्क्वायर आएगा, वही तो स्क्वायर आएगा यहाँ पे, c का स्क्वायर कैसे भूल गए हम, 4c स्क्वायर, ये c इंटू सी स्क्वायर होगा ना, और 2 इंटू 2 4, माइनस था इसलिए वो प्लस हो गया, सो 4c स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ आपके प्रॉपर्टीज़ बोल रहा हूँ, कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे आए हैं जो कि आपको याद रखना और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए विच इज़ नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये क्या है, ओहो ओहो गलती, प्रिंटिंग मिस्टेक, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं दे रखा हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा इस तरह से जो आप करते आ रहे हैं अलजेब्रा वगैरह में कि ए यहाँ से हटा दो बी इज इक्वल टू सी बोल देंगे ना जी, ये मैट्रिक्स है, इसके अपने नियम कायदे कानून हैं, ये इन कानूनों को नहीं मानता है, ठीक है। नॉर्मली अलजेब्रा में हम ऐसे ही करते हैं ना, अगर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड दे रखा हो, एक्स एक्स को कैंसिल करके वाई इज इक्वल्स टू जेड, ये यहाँ सही था, लेकिन ये मैट्रिक्स चैप्टर है, इसके अपने कुछ कायदे कानून उसूल है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते b इज इक्वल टू सी, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, ठीक है, गलत हो जाएगा। और आप ना ही ये कह सकते हो कि एक नल मैट्रिक्स है, ना आप ये कह सकते हो ना आप ये कह सकते हो, तो हम कहेंगे क्या, कुछ तो कहेंगे ना, हाँ तो बिल्कुल आप कुछ तो कहोगे। क्या करोगे, इस ए सी को इस साइड से आप इस साइड लेके आओगे, तो फिर इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा, एक मिनट, यहाँ पे सी, सी ठीक से बन क्यों नहीं रहा है, अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ही ठीक है। ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 मत कहो, एक नल मैट्रिक्स कहो, तो आप क्या कहोगे, देखिए दोनों में ए है लेफ्ट में, तो लेफ्ट से ए को बाहर निकालो, तो ए बी माइनस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक समझा। और इसके आगे की बात, इसके आगे की बात यहाँ नहीं, हम इन्वर्स में करेंगे, ठीक है, जब हमारा इन्वर्स हो जाएगा पढ़ के तब हम इसकी बात करेंगे, अभी नहीं इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसके आगे मैं लिख दूँ, इसके आगे जैसे हम इन्वर्स ख़त्म कर लेंगे पढ़ना, तो इसके आगे कब करेंगे भाई, हम इन्वर्स के बाद,
जैसे एक बार हम इन्वर्स ख़त्म कर लें तो आपको इसके आगे का स्टेप पता चल जाएगा, ठीक है। इन्वर्स के बाद अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इसके आगे हम कब करेंगे, इन्वर्स के बाद। अगर आपको दे रखा हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो बिल्कुल आप यहाँ पे b इज इक्वल टू सी आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत मशक्क़त नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अगर है तो a b और c बराबर होंगे। अगर आपको कहीं दे रखा हो कि a इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए बी का अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ए नल मैट्रिक्स होगा या बी नल मैट्रिक्स होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जी कि अगर ए बी का प्रोडक्ट मतलब ए और बी का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि ए में या बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। मैट्रिक्स में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल अलजेब्रा में अपन कह सकते थे ना, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो या तो एक्स ज़ीरो है या तो ये एक्स ज़ीरो है या तो ये वाई ज़ीरो है, हम यही कहते थे ना, तभी तो ज़ीरो आएगा प्रोडक्ट। मैट्रिक्स में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे ज़रूरी नहीं है, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। तो मान लो अगर आपको ए और बी दो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दे रखी है, ये नल मैट्रिक्स तो नहीं है, या आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इनका आप अगर देखोगे, अगर हम ए बी निकालें ए बी निकालें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ओके, 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर ये 0 इंटू ये 0 0, ये 0 प्लस ये 0 इंटू ये 1 इज़ 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर यहाँ पे 1 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू ज़ीरो, मतलब 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। एंड 1 इंटू ज़ीरो प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0। तो आपके सामने लाइव उदाहरण दिया मैंने कि यहाँ पे ए और बी 0 है क्या, बिल्कुल 0। ए और बी नल मैट्रिक्स है क्या, बिल्कुल नल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन ए बी उनका प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ गया है। तो अगर ए बी नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ए या बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दिस डज नॉट मीन, यहाँ पे मैं ऐसा नॉट इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए नल मैट्रिक्स होगा या बी नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। मिटा दूँ, रहने देता हूँ ना, ठीक है। आगे ये इसके लिए था, ठीक है। अभी अगर मान लो कि ए बी नल मैट्रिक्स है, ए बी मतलब ए और बी का प्रोडक्ट ए बी अगर नल मैट्रिक्स है तो बी ए बी नल मैट्रिक्स आई, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे ज़रूरी नहीं है, इसका भी एग्जांपल देता हूँ, चलो आओ। तो मान लो आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं कुछ इस तरीके से और आपको ए बी फाइंड करना है। तो ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। तो ए बी तो मैट्रिक्स आपकी 0 आ गई, मतलब नल मैट्रिक्स आ गई, है ना। और बी ए, अगर आपको बी ए निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे, रो बी से कॉलम ए से, ठीक है। मैं थोड़ा इंटरचेंज करके लिखता हूँ ताकि फिर अपने को आसानी हो, ठीक है, समझने में। इस ए को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब बी ए 1 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 1 इंटू 0 इज़ 0, तो यहाँ पे भी आ गया 0। फिर 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1, यहाँ पे आ गया 2। फिर 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ए और बी ना ही ए या ना ही ना ए ना बी, इन दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, ए बी नल मैट्रिक्स है। और ए बी नल मैट्रिक्स है तो बी ए नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ फिर से कि अगर ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए या बी इन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। और अगर ए बी
नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी नल मैट्रिक्स हो। इन दोनों के उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको मान लो फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है, तो आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यही चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है, राइट। डिटर्मिनेंट यहाँ पे जैसे कि अपने दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट है ये, मॉड नहीं है, याद रखो, दिस इज डिटर्मिनेंट। तो या तो ए बी के बाद में से बॉक्स लगा दो, बॉक्स नहीं कह सकते या तो फिर कुछ इस तरह से डी ई टी लिख के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करो। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी करो, या तो सिंपली आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो। यही जो चीज़ है इसको इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। समझा आपको डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब ए बी का डिटर्मिनेंट आपको कैसे निकालना है। अगर मान लो कहीं डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक स्केलर, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के है, ठीक है। कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्या है, एक स्केलर है। स्केलर माने क्या? कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये क्या हो गया? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक कांस्टेंट या स्केलर फंसा हो तो उसे कैसे डिटर्मिनेंट से कैसे बाहर निकलेगा? ये कांस्टेंट जब डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट के बाहर जब ये कांस्टेंट निकलेगा तो ये कांस्टेंट ऑर्डर के साथ बाहर निकलेगा। जो भी ऑर्डर इस ए मैट्रिक्स का होगा, ये डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यस। डिटर्मिनेंट आप स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स तो फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका जो भी ऑर्डर होगा, मान लो 2x2 होगा तो उसका ऑर्डर 2 होगा, राइट। हम 2 लिखेंगे। मान लो एक ऑर्डर अगर 2 है तो ये के जब बाहर निकलेगा तो उसकी ऑर्डर में ये 2 लेके निकलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लो ए की ऑर्डर n है, तो जब के बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट के यहाँ से जब बाहर आया, देखो तो ऑर्डर में अपना के जब अपने साथ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लेके बाहर आया, पावर में ऑर्डर लेके बाहर आया, ठीक है। ये यहाँ पे गलती से नीचे n आ गया था, ये ऊपर आएगा पावर में, ठीक है। और इसको आपको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक स्केलर फंसा है तो जब इस स्केलर को इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है आपको, तो ये कैसे निकलेगा? ये जो ए है मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर जो भी होगा उस ऑर्डर के साथ ये के डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा, ठीक है। समझा क्या आपको? तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कराई हैं डिटर्मिनेंट की। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर कोई एक स्केलर या कांस्टेंट फंसा हुआ दिख रहा है तो वो कांस्टेंट या स्केलर उस डिटर्मिनेंट के से बाहर आएगा, लेकिन याद रखो ऑर्डर के साथ। जो भी ऑर्डर होगी मैट्रिक्स की उसको पावर में लेके बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अगर अपने पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त, क्या है? -1 2 3 4, ये मान लो अपनी क्या है? मैट्रिक्स ए है ना। इसको मैं थोड़ा साइड में कर लूँ, ये मैट्रिक्स ए है अपनी, ठीक है। तो अगर मैं आपको ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने बोलूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस 2 into 3 6 minus 1 into 4 which will be equal to -4. So -6 -4, ये ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? एक सेकेंड रॉन्ग किया ना हमने, ये इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसे होता है ना, इस वाले टर्म को फिर इस वाले टर्म को हम लेते हैं, ठीक है। सो -1 into 4 विच विल बी इक्वल टू -4, माइनस बीच में 2 3 6, so -4 -6 comes out to be -10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई -10। अगर मैं आपको पूछूं कि 3a क्या होगा,
डिटर्मिनेंट के अंदर 3 है और ये इस तरह से है, तो मैं आपसे पूछूं 3a क्या होगा? तो सबसे पहले इस 3 देखो, इस डिटर्मिनेंट के अंदर एक स्केलर फंसा हुआ है, तो स्केलर ये जब बाहर जाएगा तो पावर में ऑर्डर लेके जाएगा जो कि मैट्रिक्स ए की होगी। तो ए की यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2x2। ए का ऑर्डर हम लिख सकते हैं ना 2 है सिंपली। तो जब ये 3 इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा यू इस तरह से, तो पावर में ए का ऑर्डर लेके जाएगा और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझा आपको? फिर 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 9। ये डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं है, याद रखो, दिस इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इज -10, सो -9 इंटू -10 इज कमिंग टू बी -90। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू आ गई -90। ठीक है, समझा आपको कैसे किया? ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे चले। अगर मान लो a की पावर n का डिटर्मिनेंट लिखा है तो आप उसे डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n लिख सकते हो। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कुछ इस तरह से n टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करो और फिर उसका डिटर्मिनेंट लो। और इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a को ही क्या करो? n टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आपको? ये दोनों चीज़ें इक्वली है। एक को n टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट लो, या तो a के डिटर्मिनेंट को ही n टाइम्स मल्टीप्लाई करो। बात एक ही है। समझा क्या? हाँ, एक और प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह से लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b, तो याद रखो डिटर्मिनेंट में ये साइंस बढ़ती नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट्स में साइंस बढ़ती नहीं है। ठीक है, आप उसको ऐसे करके नहीं लिख सकते। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b, और डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस b इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ b। समझा आपको? इंडिविजुअली साइन नहीं बढ़ती है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आई होप आपको समझ में आ गई होंगी डिटर्मिनेंट्स की। आगे बढ़े? ओके, चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको अच्छी खासी आइडिया आ जाए कि प्रॉपर्टीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के। ओके, सो ठीक है, मान लो कि अपने पास एक सवाल है कि इफ़ ए बी एंड सी आर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3, इन तीनों का ऑर्डर क्या है? 3 है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है -2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू दे रखी है 5, एंड देन आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 3b 4c। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो करिए फाइंड, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको भी बताई है उनका यूज़ करिए। ऑफ कोर्स आपको ये आ जाएगा, ज़रूर यूज़ करिए प्रॉपर्टीज़ का। कर लिया आपने? वीडियो को पॉज करके कोशिश एक बार करिए आपने। ठीक है, तो अब हम करें एक बार। चलो, अब ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले ए स्क्वायर के डिटर्मिनेंट को आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कह सकते हो ना? ऑफ कोर्स कह सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह क्या लिखोगे? -2, दिस विल बी इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4। तो लो जी, इसका आंसर आ गया 4। ख़त्म, बस इतना ही था। और क्या था? इतना ही तो था, और थोड़ा ही कुछ था, बस इतना ही था। आगे बढ़े, इसकी बात करें। चलो इसकी बात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a स्क्वायर, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a स्क्वायर को 2a इंटू 2a। यस, याद करो, कंसिडर इट एज ए मैट्रिक्स। तो इसे हम 2a इंटू 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आगे चल करके? डिटर्मिनेंट ऑफ
4a²। यस, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब ये देखिए 4 एक कांस्टेंट है जो कि डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो जब ये बाहर आना चाहेगा तो पावर में ए का ऑर्डर लेके आएगा, और ए का ऑर्डर क्या दे रखा है? 3 है। ऑर्डर ऑफ ए बी सी, इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3। तो 4 की पावर में क्या होगा? 3 होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ, या एक की डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कह लो, तो 4 की पावर में 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, विच इज़ नथिंग बट 4। इसी की तो वैल्यू निकाली थी आपने भैया, देखो इसी की तो वैल्यू है। इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या है? 4। और 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 कितना होता है? 64 है ना। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 इंटू इसकी वैल्यू भी 4, तो 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 कितना होता है? 64 इंटू 4 16, 24 25 256। तो इसका आंसर आ गया 256। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। आप इसकी बात कर लेते हैं। क्या करेंगे अब आप? ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, इनको एक तरफ ले लो, डिटर्मिनेंट के अंदर ही रखो। ठीक है, इनको एक तरफ ले लो, डिटर्मिनेंट के अंदर ही रखो। क्या करोगे? 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो दिस इज 24 इंटू ए बी सी का डिटर्मिनेंट, इंटू ए बी और सी का डिटर्मिनेंट। अब जब ये 24 एक स्केलर है, ये बाहर निकलना चाहेगा तो पावर में 3 लेके निकलेगा, है ना। इधर जो भी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 है, 3 लेके निकलेगा। यस और नो? अरे बोलो कुछ तो। 3 लेके निकलेगा तो बिल्कुल 24 की पावर 3, और यहाँ पे आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब बस इनकी वैल्यूज़ आप पुट करो। 24 की पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी? 3, और सी की 5। इसकी वैल्यू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू है ये, और सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 24 की पावर 3 इंटू -30। इसे मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको दे अपनी तरफ से। एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, करिए उसे भी। 4th क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, फिर यहाँ पे 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 3bc। इसे कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर डिटर्मिनेंट है, तो पहले इसे सॉल्व करो आप। पहले कॉन्सेंट्रेट करो डिटर्मिनेंट ऑफ 3bc के ऊपर। तो 3 देखो स्केलर है, जब ये बाहर आएगा तो ऑर्डर लेके आएगा पावर में, यस और नो? तो 3 जब बाहर आएगा तो इट विल बी इक्वल टू 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ bc, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ bc को आप कैसे लिख सकते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू क्या है? इट इज़ नथिंग बट 3, और डिटर्मिनेंट c की वैल्यू क्या है? 5। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 की पावर 4 इंटू 5। यस 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 यस, बोलो। तो ये हमने सॉल्व करा तो अपने को ये मिला नंबर। अभी भी याद रखो, अपने को इसकी वैल्यू मिली है। ठीक है, तो मैं इस पूरे चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? मतलब अच्छा, इसको थोड़ा छोटा करके लेके जाते हैं यहाँ पे, इस एरो को ऐसे बना लेते हैं। एक्चुअली इसकी वैल्यू, अब ये भी जो भी चीज़ है ना,
ये इस बड़े डिटर्मिनेंट के अंदर है, मतलब अभी भी अपने पास क्या है डिटर्मिनेंट के अंदर 2a, और ये जो 3 की पावर 3 है इंटू 5 है, ये अभी भी डिटर्मिनेंट के अंदर है। तो क्या करें, इस हम कांस्टेंट को हमें ना एक तरफ ले लेते हैं। मतलब क्या करेंगे, इसे ऐसे ना लिख के हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 या 5 और a। तो अब ये पूरा स्केलर है अब ये पूरा स्केलर है, तो ये पूरा का पूरा स्केलर जब डिटर्मिनेंट से बाहर जाएगा तो पावर लेके जाएगा, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 3 की पावर 3 इंटू 5, इनकी पूरी पावर हो जाएगी 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा करके आगे लिखने की कोशिश करते हैं ताकि जगह अपनी बचे। ठीक है, इसको भी यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे लेके चलो। हाँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3 3 की पावर 9 5 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होती है -2 -2। ये यहाँ पे -2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू माइनस बाहर 2 की पावर 4 3 की पावर 12। एक मिनट, यहाँ पर 3 की पावर 4 है ना, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये रही अपनी 4 आई थी ना पावर, तो उस हिसाब से फिर ये 3 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 12 आया इंटू 5 की पावर 3। ख़त्म, बस यही आपका आंसर था और क्या। दिस वॉज योर आंसर। ख़त्म। अगर आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप आपको पता चला होगा कि प्रॉपर्टीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े, शुड वी प्रोसीड, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं अगला जो अपना टॉपिक है विच इज़ ट्रेस की प्रॉपर्टीज़। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था ना, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में शायद पढ़ा था, राइट। तो उसके बाद अब हम ट्रेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ट्रेस पता है, अगर आपको पता होगा क्या होता है, अगर अपनी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनका सम मतलब ट्रेस। तो इस ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी लिखा हो, तो आप इसे ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, समझा। डिटर्मिनेंट में ऐसे नहीं होता था ना, ट्रेस में ऐसे होता है। ठीक है, अगर ट्रेस के अंदर कांस्टेंट फंसा हो, जैसे कि यहाँ पे के है कांस्टेंट स्केलर फंसा हो, तो वो अपने आप विदाउट एनी ऑर्डर पावर में लिए बाहर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो ट्रेस ऑफ 3a लिखा होता, तो ये 3 ट्रेस ऑफ a आप ऐसे लिख सकते थे, विदाउट टेकिंग एनी पावर। ए की बिना पावर लिए या ऐसा कुछ नहीं होगा, चुपचाप बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। अगर ट्रेस ऑफ ए भी लिखा है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। आप ट्रेस ऑफ ए बी को ऐसा नहीं कह सकते, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ना जी ना, ऐसा ना करना, गलती हो जाएगी। ओके, तो इस बात का याद रखना। प्रॉपर्टीज़ है ये, बस आपको लिख लेनी है, देखनी है, रिवाइज करते चलना है। अगर ट्रेस ए की पावर n, दिस इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए द होल पावर n। ट्रेस ऑफ ए की पावर n इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए की पावर n। समझ रहे आपको, ये जो ट्रेस ए की पावर n का ट्रेस इसके इक्वल नहीं है।
विच इज़ ट्रेस ऑफ ए की पावर n। पहले मैं शायद गलत बोल रहा था, तो वापस अच्छे से सुन लीजिए। ए की पावर n का ट्रेस इज़ नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए की पावर n। समझा क्या? फिर ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ये चीज़ है भाई। ट्रेस ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ट्रू है। ओके, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें याद कर लो, अच्छा होगा, ठीक है। ओके ओके जी, समझा क्या? हाँ, नीचे कुछ लिखा है, यूज दिस ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। हाँ, मतलब क्या है, अच्छे से समझो। अगर ट्रेस ऑफ ए बी सी पता है आपको, या ट्रेस ऑफ ए बी सी है अगर, वो इक्वल होगा, जैसे ट्रेस ऑफ ए बी था यहाँ पे, वो बी ए के इक्वल था, ठीक है ना। तो वैसे ए बी सी में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, तो ट्रेस ऑफ ए बी सी ये किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ बी ए सी। ट्रेस ऑफ बी ए सी किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ सी ए बी, ठीक है, समझा? अच्छा, अब ये कैसे आ रहा है बी ए सी? साइक्लिक ऑर्डर है ये, कैसे पता चला? देखो, ए बी सी है, फिर बी सी ए है, मतलब क्या करा आपने, मतलब सिंपली आपने क्या करा, बस आपने कुछ नहीं किया, इस वाले ए को यहाँ पे प्लेस करा साइक्लिक ऑर्डर में, सी के आगे लेके गए, बी और सी को पीछे और ए को आगे लेके आए, तो ये बना बी सी ए। फिर आगे आपने क्या किया, देखो, इस बी को आगे लेके आए सी ए के, तो सी ए बी बना। साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए सी ना, ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है ना, ये किस एंगल से साइक्लिक ऑर्डर है। अगर इसको आप वापस आगे लेके जाओगे, इस वाले को सी ए बी को, तो सी आ जाएगा, वापस ए बी सी हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल नहीं है, आपको साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। अगर 3 मैट्रिक्स है तो उनका ट्रेस इस तरह से बराबर होगा, ठीक है, ऐसे अंधाधुंधी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी है, बाद में ए को आगे लेके आओ, बी सी ए हो जाएगा, फिर बी को आगे लेके आओ, सी ए बी हो जाएगा, ठीक है। इतना ही तो आसान है, कहाँ ज़्यादा दिमाग है इसमें लगाना आपको, ठीक है। तो 3 अगर मैट्रिक्स है तो उसके लिए आप इसे यूज़ करो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सुनहरे अक्षरों से। साइक्लिक ऑर्डर का खास ख्याल रखो, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो आगे बढ़े, लेट्स प्रोसीड। अपना अगला टॉपिक है हाईएस्ट पावर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब अब तक तो आपने देखा होगा कि अगर मैट्रिक्स ए है तो ए स्क्वायर आपको निकालने बोल दिया जाए तो आप निकाल लोगे, ठीक है ना। अगर आपको ए क्यूब निकालने बोल दिया जाए तो ए क्यूब भी निकाल लोगे। लेकिन अगर मान लो आपको बोला जाए कि ए की पावर 100 निकालो, तो क्या आप निकालोगे? आप पूरा ए की पावर 100 निकालते रहोगे? अगर ए की पावर बोल दिया जाए 2022 निकालो, ए की पावर इतनी निकालो, तो क्या आप इतनी पावर ए को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो फिर आप क्या करोगे? तो ए की हाईएस्ट पावर निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स टू ऑपरेट। सबसे पहली मेथड और सबसे आसान भी है, और वो ये है कि आप क्या करें, ऑब्जर्व करें पैटर्न को, जो एक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखी है तो सबसे पहले उसका स्क्वायर कैलकुलेट करें, उसके बाद उसका क्यूब कैलकुलेट करें और ऑब्जर्व करें पैटर्न को। आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, वो पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। उस पैटर्न के बेसिस पे आप वो ए की जो भी पावर आपको निकालने के लिए बोला गया है उसे निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। एक्चुअली में जब हम इसे करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बस आप फिलहाल इस तरीके को समझिए कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ए की पावर अगर आपको 2 निकालने बोल दिया जाए तो वो आप निकाल भी लोगे। लेकिन अगर आपको ए की पावर 2000 निकालने बोल दिया जाए तो आप ए को 2000 बार मल्टीप्लाई करते रहोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको ये मेथड को फॉलो करना है। 2 मेथड है। सबसे पहली वाली ये है कि आप क्या करें, ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब निकालें, और ज़रूरत आपको पड़ सकती है ए की पावर 4 की भी, ठीक है। बस उससे ज़्यादा की आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, ठीक है।
उस पैटर्न को एनालाइज करो और उसके बेसिस पर जो भी पावर आपको चाहिए आप उसे निकालो। सिंपल सी बात है। ये हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है, हम बिल्कुल आपको इसको करके भी दिखाएंगे, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमको करके भी दिखाएंगे। दूसरी मेथड क्या है, ज़बरदस्ती आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग कर दो एंड देन आपको बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करना है। ठीक है, ज़बरदस्ती आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग करना है आपको ए में से और बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करना है। तो ये हो गए दो तरीके, किसके लिए, हाईएस्ट पावर ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के ये दो तरीके हैं। ठीक है, समझा आपको। फिलहाल बस तरीके समझ लीजिए, एप्लीकेशन इसका मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, बिल्कुल एप्लीकेशन भी बताएंगे आपको इसका। ठीक है, समझा आपको। चलो आगे बढ़े। ओके, चलो अगला टॉपिक है अपना कि अगर कहीं आपको मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन दे रखा हो, इफ़ अ रिलेशन इज गिवन, इस तरह से अगर आपको कोई मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे ऑफ कोर्स ए बी एन सी मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच में आपको ये रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला, मैं इसे थोड़ा यहाँ लिख लूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आप क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। यस, स्क्वायरिंग कर सकते हो दोनों तरफ। बिल्कुल, स्क्वायरिंग कर सकते हो। तो फिर स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2bc b प्लस 3c का होल स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो अगर आपको मैट्रिक्स रिलेशन इस तरह से दे रखी हो। और आप क्या कर सकते हो, जैसे स्क्वायरिंग की वैसे आप डिटर्मिनेंट ले सकते हो दोनों तरफ। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट ले सकते हो। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। किस तरह से, कुछ इस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन सेकेंड इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2b प्लस 3c। आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकते हैं अगर आपको रिलेशन दे रखी हो मैट्रिक्स के बीच में। और आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं आपको, अगर आपको ये रिलेशन दे रखी हो तो इस रिलेशन में आप किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसके ऊपर, जस्ट अ सेकेंड। सो ठीक है, तो प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई
आप कर सकते हैं विद द मैट्रिक्स। समझो आपको अगर प्री मल्टीप्लाई करना है इस वाली रिलेशन को, अगर आपको किसी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना है, मान लो मुझे इसको मैट्रिक्स डी से प्री मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स को, इस रिलेशन को मैट्रिक्स डी से प्री मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करूँगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगा विथ मैट्रिक्स डी, कोई एक नई मैट्रिक्स डी है उससे। तो फिर ये कैसे होगा, प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ राइट, तो ये मैट्रिक्स ए के भी पहले आएगा, तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल्स टू 2db प्लस 3dc। ठीक है, मैंने डी से क्या करा, प्री मल्टीप्लाई करा। अगर मुझे पोस्ट मल्टीप्लाई करना हो तो पोस्ट मल्टीप्लाई अगर मैं समझो इसको बी से करूँ, इस पूरे रिलेशन को, ये जो अपना रिलेशन है ओरिजिनल, इस वाले रिलेशन को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2b² लिख दूँ, b इंटू बी के जगह b² लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, प्लस 3cb। ठीक है, ये हो गया पोस्ट मल्टीप्लाई। तो अगर आपको मैट्रिक्स रिलेशन दे रखा हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, आप डिटर्मिनेंट ले सकते हो दोनों तरफ, आप किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेस ले सकते हो दोनों तरफ। बिल्कुल, आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो, ट्रेस ले सकते हो। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि ट्रेस ऑफ ए, जस्ट अ सेकेंड, ट्रेस ऑफ ए is equals to trace of 2b प्लस 3c। ये आप कर सकते हैं, दोनों तरफ ट्रेस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं अगर आपको मैट्रिक्स रिलेशन दे रखा हो। ठीक है, समझा आपको। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आपको दे देता हूँ, आपको यहीं पे समझ भी जाए अच्छे से। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी एंड बी ए इज इक्वल्स टू ए, देन a² प्लस b² फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन है, आप अपना समय लेकर के इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले कर लिया आपने सॉल्व, अब मैं करूँ। चलो, तो क्या है, कैसे करेंगे, देखो अपने को सबसे पहले रिलेशन दे रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी, है ना, ए बी इज इक्वल टू बी दे रखा है ना आपको। हाँ, तो जस्ट अ सेकेंड, ए बी इज इक्वल टू बी। हाँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ ए से, इस रिलेशन को अगर मैं ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, अच्छे से देख लो एक बार क्या होगा। दिस विल बी ए बी, ए विल बी इक्वल टू बी ए। तो आप जो कि जानते हैं अच्छी तरह से कि बी ए किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, तो आप बी ए के जगह ए लिख सकते हैं। सो दिस विल बी नथिंग बट ए
इस तरफ तो ये था ही ऑलरेडी, बी ए का भी ए आ गया, बी ए को ए लिख सकते हैं, और इस तरफ भी जो अपना बी ए है उसे भी आप ए लिख सकते हैं। मैं इसे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये अपना ए था, बी ए को आपने ए लिखा, और यहाँ पे भी बी है उसे भी आप ए लिखोगे, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए। तो आपको पता चल गया कि ए स्क्वायर कितना है, ए है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। ठीक है, अपने को जो दूसरा रिलेशन दे रखा है अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, दूसरा रिलेशन आपको दे रखा है बी ए इज इक्वल्स टू ए, यस और नो। अब हम क्या करते हैं, जैसे पहले किया, इस वाले को हम b से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते, b से क्या कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या होगा, b a b इज इक्वल्स टू ए बी। तो आप देख सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो यहाँ पे भी b आएगा, यहाँ पे भी b आएगा। तो आप फाइनली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, वही आपसे फाइनली पूछा है, तो बताइए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू है ए, बी स्क्वायर की वैल्यू है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी, और ये आपका ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझा आपको, एक रिलेशन दे रखी थी आपको, तो आपने उसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। तो एक बार वापस, अगर आपको मैट्रिक्स रिलेशन दे रखी हो तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो, आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकते हो, आप दोनों तरफ ट्रेस ले सकते हो, आप किसी भी मैट्रिक्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझा आपको, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अगर आपको, ठीक है, यहीं पे इतना समझा आपको, यहीं पे अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करके आपको अगर ये पूछूं कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताएं, क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताएं क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा बताइए। सो दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। सो ए स्क्वायर की जगह पे ए, बी स्क्वायर की जगह पे बी, ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए। तो दिस इज इक्वल टू, टू कॉमन लेके ए प्लस बी कर लो अंदर, टू ए प्लस टू बी है ना, तो टू कॉमन ले लो, ए प्लस बी अंदर, ये लो। ठीक है, तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक रिलेशन अगर दे रखा हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक है अपना, उसको भी हम एक्चुअली लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो वो टॉपिक हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो बस इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली अगले लेक्चर में, इसके बारे में बात भी करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 4 स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑफ कोर्स अगले लेक्चर में हम इसका रिवीजन भी करेंगे, आगे बढ़ने से पहले इनको हमें थोड़ा पढ़ना भी है। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ जाते जाते कि हमारे पास 4 स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे पहले आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स,
दूसरी होती है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, तीसरी होती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, चौथी होती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर ए के ही बराबर हो। अगर आपको कहीं पता चले किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के बराबर है या बराबर है, तो आप कहोगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर उसी के बराबर आ रहा है तो आप कहोगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो आप कहोगे वो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो आप कहोगे वो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स की पावर n, कोई भी पावर अगर नल मैट्रिक्स हो रही है तो उस मैट्रिक्स को आप कहोगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की पावर, कोई भी पावर अगर n हो 0 नल मैट्रिक्स हो रही है तो आप कहोगे कि वो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो n है, इस n को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। इस n को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, अगर कहीं उसकी पावर 0 हो गई डेफिनेटली उसके आगे तो 0 ही होगी। मान लो अगर a की पावर 3 0 हो गई, कोई एक a मैट्रिक्स थी उसका क्यूब 0 हो गया तो उसका डेफिनेटली पावर 4 5 6 सब 0 होगा। लेकिन वो पहली बार कब 0 हुई थी, 3 पे 0 हुई थी, तो 3 उसका क्या होगा, इंडेक्स। पहली बार जहाँ 0 होगी n, वो उसका होगा इंडेक्स। वही यहाँ पे लिखिए कि a की पावर n पे 0 होगा, n-1 पे 0 नहीं होगा। मतलब a की पावर अगर मान लो 3 पे 0 हुआ है तो 2 पे 0 नहीं होगा। अगर 3 पे पहली बार 0 हुआ है 2 पे 0 नहीं होगा, वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आप बस इतना समझो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर a की कोई भी पावर नल मैट्रिक्स बन जाती है तो वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, और ये जो n होगा वो होगा उसका इंडेक्स। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स की पावर k+1 अगर उसी के बराबर आ जाए तो वो होगी पीरियोडिक मैट्रिक्स। और ये k 1 से बड़ा होना चाहिए, ऑफ कोर्स 1 से बड़ा या उसके इक्वल, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो k है इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। इस k को हम कहेंगे पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। मैंने बस आपको इतनी चीज़ें बताई हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का लेक्चर ये पे ख़त्म कर रहे हैं हम। घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं कि इतना ही बता के मैं छोड़ दूंगा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे ज़रूर अच्छे से, पूरी तरह से एक एक चीज़ इनके बारे में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इनके ऊपर इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। डेफिनेटली मुझे याद है कि आपको हाईएस्ट पावर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का बस मैंने तरीका बताया है, अभी तक निकाल के नहीं बताया, तो वो भी अगले वीडियो में हम करेंगे। ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैं आगे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। सो यहाँ तक हम इसे एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए मिशन टू विजन यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।